केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का अगला चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं और उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करवा दिए हैं। यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको लगातार प्राप्त होते रहें। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नेम है D&F ब्लॉक और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस राजस्थान बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। छोटा सा चैप्टर है, पी ब्लॉक के जितना बड़ा चैप्टर नहीं है। लगभग 7-8 वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। ठीक है, यदि आपने पी ब्लॉक वाला अभी पी ब्लॉक के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो पहले पी ब्लॉक के वीडियोज़ देखिएगा और उसके बाद में आप D&F ब्लॉक पर आइएगा। तो D&F ब्लॉक को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। देखिएगा, यदि हम बात करें आवर्त सारणी की तो आवर्त सारणी आपने क्लास 11 में पढ़ी है। आवर्त सारणी में टोटल 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, कुछ इस प्रकार की आवर्त सारणी आपको दिखाई देती है। ये देखिएगा, आवर्त सारणी के बाईं ओर कौन सा ब्लॉक है बच्चों? एस ब्लॉक। आवर्त सारणी के दाईं ओर कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। ये पूरा कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। ठीक है, एस और पी ब्लॉक के मध्य डी ब्लॉक है और नीचे की ओर कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं? वे तत्व जो आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के मध्य में रखे गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वे तत्व जो एस और पी ब्लॉक के मध्य में है वो कौन से तत्व हैं बच्चों? डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा क्या होगी उसको हमें यहाँ पर याद करना है, समझना है। तो देखिएगा, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के डी कक्षक में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा एस ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के एस कक्षक में प्रवेश करता है। बाह्यतम कोश के पी कक्षक में यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे, जैसा कि हमने पी ब्लॉक में पढ़ाई था, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व क्या होंगे? जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के डी कक्षक में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आपको याद हो गई होगी। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि हम बात करें डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d 1 to 10 ns 0 या 1 या 2। ठीक है, ये देखो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d 1 to 10 ns 0 1 और 2, यानी D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, D1, D2, D3 इस प्रकार से D10 तक जाएगा। और S में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो या तो 0 होगी या 1 होगी या कितनी होगी? 2 होगी। अधिकांश तत्वों में 2 होती है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें S कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही तत्व ऐसा है जिसमें S कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन है, यानी S कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 1 या 0 हो सकती है, या फिर कहूँ मैं 0, 1 या 2 हो सकती है। और D में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 1 से लेकर कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, D1, D2, D3 इस प्रकार से D5, D6, D7, D8 और D10। ठीक है, चलिएगा, अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे n क्या है? अभी मैंने जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा n-1 d 1 to 10 ns 0 1 या 2, यहाँ पर n होता है आवर्त संख्या। n क्या होती है बच्चों? आवर्त संख्या। इसके बाद में आपको अगली बात ध्यान रखनी है कि
डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। मैंने क्या कहा आपको कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। दो बात कर रहा हूं मैं, आइए समझाता हूं। देखिएगा, कौन से डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ये बात हमें समझनी है। तो डी ब्लॉक के वे तत्व जिनकी परमाणुक या किसी आयनिक अवस्था में, डी ब्लॉक के वे तत्व जिनकी परमाणुक या किसी आयनिक अवस्था में, किसी आयनिक अवस्था में अपूर्ण या आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक उपस्थित होते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणुक या किसी आयनिक अवस्था में अपूर्ण या आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक उपस्थित होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। देखिएगा, जैसे मैं बात करूं स्कैंडियम की, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने क्लास 11 में लिखा होगा। हम इस डी ब्लॉक में भी लिखेंगे। एक बार हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन, परमाणु क्रमांक 21 होता है, आर्गन 18 नंबर पे आती है। इसके बाद में हम लिखते हैं 3D1 4s2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डी जो है वो अपूर्ण रूप से भरा हुआ है, यानी पूर्ण रूप से डी कब भरा हुआ होगा? जब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसका मतलब अपूर्ण रूप से भरा हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं आंशिक रूप से भरा हुआ है। क्या कह सकते हैं? आंशिक रूप से भरा हुआ है। इसका मतलब स्कैंडियम क्या है? एक डी ब्लॉक का तत्व है। ये कौन सी अवस्था है इसकी? परमाणुक अवस्था। ठीक है, चलेगा। टाइटेनियम की बात करें, 22 नंबर पे आता है, 18 आर्गन 3D2 4s2। ठीक है, तो बताओ टाइटेनियम भी एक क्या है? संक्रमण तत्व है। डी ब्लॉक का तत्व तो है, लेकिन संक्रमण तत्व भी है। क्यों? क्योंकि इसमें अपूर्ण या आंशिक रूप से भरा हुआ क्या है? डी कक्षक। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम आता है, क्रोमियम आता है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो आर्गन 3D3 4s2। तो देखो ये भी क्या हो गया? संक्रमण तत्व। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D5 4s1। एक इलेक्ट्रॉन डी से निकल के, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन एस से निकल के किस में आ जाता है? डी में आ जाता है। तो बताओ इसमें भी क्या है? अपूर्ण या आंशिक रूप से भरा हुआ क्या है? डी कक्षक। तो ये भी क्या है? संक्रमण। आता है क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D5 4s1। एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में एस से निकल के किस में आ जाता है बच्चों? डी में आ जाता है। स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए अर्धपूरित विन्यास स्थायी होता है, मैंने बताया था। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम कितने नंबर पे आता है? 24 पे, मैग्नीज आता है 25 पे, 3D5 4s2। तो बताओ क्रोमियम क्या हो गया? संक्रमण तत्व हो गया। मैग्नीज भी क्या हो गया? संक्रमण तत्व हो गया। मैग्नीज के बाद आता है आयरन। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 26 नंबर पे आता है, ये 3D6 4s2। आर्गन है ही आगे। ठीक है, चलो। तो आयरन भी एक क्या है? संक्रमण तत्व। कोबाल्ट की बात करें तो 3D7 4s2 27। फिर 28 पे आता है निकल 3D8 4s2। फिर आता है कॉपर। कॉपर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एस से निकल के डी में आ जाता है, तो विन्यास हो जाता है 3D10 4s1। और जिंक का होता है
3d10 4s2। तो देखो संक्रमण तत्व है D1 D2 D3, संक्रमण है संक्रमण है संक्रमण है, ये भी क्या है संक्रमण तत्व, ये भी संक्रमण तत्व है, ये भी संक्रमण तत्व है, ये भी संक्रमण तत्व है, ये भी संक्रमण तत्व है। लेकिन इसमें देखो D10 विन्यास हो चुका है। कौन सा विन्यास हो चुका है? D10। D10 विन्यास होने का मतलब है कि D कक्षक पूर्ण रूप से बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है कि परमाणविक या किसी आयनिक अवस्था में, परमाणविक या किसी आयनिक अवस्था में, यानी या तो परमाणुक अवस्था में अपूर्ण या आंशिक रूप से भरे हुए D कक्षक होने चाहिए, या तो परमाणुक अवस्था में अपूर्ण या आंशिक रूप से भरे हुए D कक्षक होने चाहिए। अगर परमाणुक में नहीं है तो आयनिक में भी अगर है, परमाणु में नहीं है आयनिक में भी है अगर, तो वो भी क्या होगा बच्चों? संक्रमण तत्व होगा। तो कॉपर की बात यदि हम करें तो कॉपर में देखो परमाणुक अवस्था में तो D10 विन्यास है, परमाणुक अवस्था में तो D10 विन्यास है कि नहीं है बताओ। लेकिन यदि हम इसकी आयनिक अवस्था लिखें, कॉपर की आयनिक अवस्था कॉपर +2, मैंने कहा किसी आयनिक अवस्था में, किसी यानी स्थायी होनी चाहिए, कोई भी आयनिक अवस्था जो स्थायी है उसमें अगर D1 से D9 विन्यास आ रहा है अर्थात अपूर्ण या आंशिक रूप से भरे हुए D कक्षक है, तो वो भी क्या होगा? संक्रमण तत्व। तो कॉपर की 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, कॉपर प्लस और कॉपर +2। कॉपर प्लस में तो क्या होगा? 3d10 4s0 होगा। यहां पर तो ये संक्रमण तत्व नहीं हुआ, लेकिन कॉपर +2 में विन्यास क्या होगा बच्चों? 3d9 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना, एक S से और एक D से। तो अब ये क्या हो गया? संक्रमण तत्व। तो कॉपर संक्रमण तत्व क्यों है? क्योंकि कॉपर की आयनिक अवस्था में किसी आयनिक यानी स्थायी भी होनी चाहिए, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है +2, तो बताओ ये क्या हो गया? संक्रमण तत्व। यदि हम बात करें जिंक की, तो क्या जिंक संक्रमण तत्व है क्या? जिंक की परमाणुक अवस्था देखो क्या है? 3d10। जिंक की परमाणुक अवस्था में विन्यास क्या है? 3d10 4s2। अब जिंक की आयनिक अवस्था क्या होती है? जिंक +2, तो विन्यास क्या होगा? 3d10 4s0। तो बताओ अभी भी क्या अपूर्ण या आंशिक रूप से भरा हुआ D कक्षक आया क्या? नहीं आया। अब क्या आया? क्या अपूर्ण या आंशिक रूप से भरा हुआ D कक्षक नहीं आया। इसका मतलब जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। आप कह दो कि सर जिंक +3 कर दो, नहीं भैया जिंक +3 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आयनिक अवस्था उसकी स्थायी होनी चाहिए। जिंक +3 में पाया नहीं जाता, तो आप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं जिंक जो है उसमें परमाणुक और आयनिक दोनों अवस्थाओं में D10 विन्यास है, अर्थात अपूर्ण या आंशिक रूप से भरे हुए D कक्षक क्या है? अनुपस्थित, जिस कारण से जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। तो देखिएगा कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो D ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। वो 3 तत्व ऐसे हैं, कौन कौन से? जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी ये D ब्लॉक के तत्व तो होते हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होते, क्योंकि इनकी परमाणुक एवं आयनिक दोनों अवस्थाओं में पूर्ण रूप से भरे हुए D कक्षक पाए जाते हैं। परमाणुक व आयनिक दोनों अवस्थाओं में पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक पाए जाते हैं, अर्थात D10 विन्यास पाया जाता है। इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी संक्रमण तत्व नहीं होते। D ब्लॉक के तत्व तो होते हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होते। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सभी D ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन सभी संक्रमण तत्व D ब्लॉक के तत्व है। सभी संक्रमण तत्व D ब्लॉक के तत्व है। तो बताओ संक्रमण तत्व कौन से होंगे? अगर मैं आपसे एकदम सीधी सीधी बात करूं तो मैं कहूंगा कि वे तत्व, वे D ब्लॉक के तत्व जिनकी परमाणुक या आयनिक अवस्था में D1 से D9 विन्यास पाया जाता है। परमाणुक या किसी आयनिक अवस्था में, दोनों में होना आवश्यक नहीं है, किसी एक अवस्था में, या तो परमाणुक में या आयनिक में। तो बताओ वो क्या होगा बच्चों? संक्रमण तत्व होगा। D1 से D9 विन्यास होना चाहिए, लेकिन अगर परमाणुक और आयनिक दोनों अवस्थाओं में D10 विन्यास उपस्थित है तो वो तत्व D ब्लॉक का तो होगा लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होगा। तो इस आधार पे 3 तत्व ऐसे हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जो D ब्लॉक के तत्व है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इनकी परमाणुक और आयनिक दोनों अवस्थाओं में कौन सा विन्यास होता है? D10 विन्यास होता है। तो आपसे कोई पूछ ले मान लो कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो आप कहोगे वे D ब्लॉक के तत्व जिनमें उनकी परमाणुक या किसी
आयनिक अवस्था में D1 से D9 विन्यास पाया जाता है या फिर अपूर्ण या आंशिक रूप से भरे हुए D कक्षक पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक के, उन्हें क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। इस आधार पे 3 तत्व ऐसे हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी जो संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि उनकी परमाणुिक एवं आयनिक दोनों अवस्थाओं में D10 विन्यास उपस्थित होता है, अर्थात पूर्ण रूप से भरे हुए D कक्षक पाए जाते हैं, जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक का विन्यास यदि मैं लिखूं तो आर्गन 3D10 4s2, क्रिप्टॉन का होता है, कैडमियम का होता है क्रिप्टॉन 4D10 5s2 और मरकरी का होता है जिनॉन 5D10 6s2। ये इनकी परमाणुिक अवस्था है। अब यदि हम बात करें इनकी आयनिक अवस्थाओं की, तो इसकी आयनिक अवस्था +2। पहले आप परमाणुिक अवस्था में देख लो D10 विन्यास है कि नहीं है। आयनिक अवस्था क्या होगी? +2 +2 +2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो S से निकल जाएंगे। तो बताओ अभी भी कैसा विन्यास है? D10। इसका मतलब इनकी परमाणुिक और आयनिक दोनों अवस्थाओं में D10 विन्यास है, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इनकी परमाणुिक एवं आयनिक दोनों अवस्थाओं में, D10 विन्यास उपस्थित होता है, अर्थात पूर्ण रूप से भरे हुए D कक्षक पाए जाते हैं। अब बात आती है कि सर इनको संक्रमण नाम का मतलब क्या है? देखो, संक्रमण का मतलब होता है आना जाना। जब यदि हम बात करें D1 से D9 विन्यास की, जैसे ये मैं एक हाइपोथेटिकली आपको बता देता हूँ, हालांकि पूर्ण रूप से तो आगे समझ में आएगा। बताओ ये कौन सा विन्यास है? D10 है कि नहीं है? 2 2 4 2 6 2 4 6 8 और 10। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो सारे डब्बे भरे हुए हैं। सारे डब्बे क्या हैं? भरे हुए। कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जैसे ही D9 विन्यास में कर दूंगा तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का आना जाना हो सकता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो बताओ इधर से इधर गया, तो संक्रमण हुआ कि नहीं हुआ? तो संक्रमण कब संभव है? D उपकोष में, जब D1 से D9 विन्यास होगा। D1 से D9 विन्यास होगा। अगर D1 से D9 विन्यास नहीं है, अर्थात D10 विन्यास से सारे बॉक्स भरे हुए हैं, तो आना जाना इलेक्ट्रॉनों का संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक शब्द काम में लिया जाता है, संक्रमण तत्व इनको कहा जाता है, क्योंकि जब D1 से D9 विन्यास होगा तो इलेक्ट्रॉनों का इधर उधर आना जाना हो सकता है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। संक्रमण तत्व क्यों कहा गया इनको? क्योंकि D1 से D9 विन्यास में इलेक्ट्रॉनों का इधर उधर आना जाना हो सकता है। तो बताइएगा संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें वे डी ब्लॉक के तत्व जिनमें उनकी परमाणुिक या किसी आयनिक अवस्था में D1 से D9 विन्यास पाया जाता है या अपूर्ण या आंशिक रूप से भरे हुए D कक्षक पाए जाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इस आधार पे जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, क्योंकि उनकी परमाणुिक एवं आयनिक दोनों अवस्थाओं में D10 विन्यास पाया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं हम यहीं पर ही। शुरुआत करेंगे अगले वीडियो लेक्चर की कल, और उस वीडियो लेक्चर में हम डी ब्लॉक को आगे बढ़ाएंगे, डी ब्लॉक को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा।